अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर एजाज़ सैयद। बहुत शुक्रिया। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो शतरंज का खेल है वो मोहरों के बीच जंग नहीं होती, बल्कि शातिर खिलाड़ियों के बीच एक मुकाबला होता है। और इस वक्त पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो शतरंज का खेल चल रहा है उसमें जो हमें नज़र आने वाले मोहरे हैं उनके पीछे शातिर खिलाड़ियों के बीच बहुत कुछ हो रहा है। लगता यह है कि बहुत जल्द एक बाकायदा जंग का भी आगाज़ हो सकता है, मगर उससे पहले सुलह सफाई की कोशिशें भी जारी हैं। सारा झगड़ा इस वक्त ये है कि क्या जो तफसीली फैसला आना है मखसूस नशिस्तों में, उसमें जो 8 जजों की अक्सरियत है 13 जजों की फुल कोर्ट में से, वो किस किस्म की बातें उस तफसीली फैसले में लिखेगी और उस तफसीली फैसले के नताइज या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जिसने बज़ाहिर 8 फरवरी के इलेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत तशरीह करते हुए एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन के मुकाबले से बाहर कर दिया था। जी हाँ, तहरीक इंसाफ की बात हो रही है। और दूसरी तरफ जो 13 जनवरी का बल्ले के निशान से मुताल्लिक फैसला है, तो क्या 8 जजेस की अक्सरियत अपने मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में उस 13 जनवरी बल्ले के निशान के फैसले के बारे में भी कुछ ऐसे रिमार्क्स दे सकती है कि जिससे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो पोजीशन है वो ऑकवर्ड हो जाए, एम्बैरेसिंग हो जाए, और अल्टीमेटली ये तमाम जो इलेक्शंस हुए हैं और उनसे पहले की जो कुछ भी मुबैना इंजीनियरिंग होती रही है वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह कोलैप्स कर जाए। अब ये वो मामलात हैं, और लगता ये है कि जो पार्लियामेंट इस वक्त सेशन में है और सुप्रीम कोर्ट भी एक किस्म की सेशन में है, क्योंकि तमाम जजेस मुंतज़र हैं छुट्टियां ख़त्म होने की, तो ये सब मामला जो है एक कशीदगी की तरफ जा रहा है, तलखी की तरफ जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में जो कानून साजी लाई जा रही है, सबसे बढ़ के ये कि जजों की तादाद में जो इजाफा किया जा रहा है, इसके बाद का खेल शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। हमें आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हसनात मलिक, ये जजों की तादाद में जो सुप्रीम कोर्ट में इजाफे की बात हो रही है, तो बज़ाहिर तो कानूनी तौर पे पार्लियामेंट एक सादा अक्सरियत के कानून से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ा सकती है, और जो मौजूदा तादाद है ये 1997 में पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए 16 तादाद जजों की रखी गई थी और एक चीफ जस्टिस। तो अब भी एक एक्ट के ज़रिए ऐसा हो सकता है, और हुकूमत के पास अक्सरियत है, वो ये कानून पास कर सकती है। तो इसके पीछे क्या सियासी हिकमत अमली है? क्या ये एक वार्निंग शॉट है, ये जो एक प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए इस कानून को लाए जाने की सिर्फ बातें हो रही हैं? देखिए मतियुल्लाह जान साहब, जुडिशल पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स लिंकअप है। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले फ्यूचर की चीफ जस्टिस अगर देखा जाए आइन के मुताबिक सीनियर टू नहीं, हुकूमत की कुछ एप्लीकेशन हैं, बातचीत भी चल रही है बैक चैनल, वो बातचीत पे डिटेल जजमेंट मेन मसला है 12 जुलाई। निज़ाम की गारंटी है, क्योंकि निज़ाम बड़ा जो फॉर्म 45-47 का इशू है बड़ा सीरियस किस्म का है। फिर सिविल लिबर्टीज़ का मामलात हैं, पीटीआई के साथ अगर डील करना है तो फिर अदालत उसमें बड़ा रोल प्ले करती है। ये नुकात हैं जो बातचीत हो रही है। अगर इनमें कोई जैसे हम पहले बात कर रहे थे ब्रेक थ्रू हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, सॉरी आइंदा के चीफ जस्टिस, मतवक्को चीफ जस्टिस, वो भी बाकायदा हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं? मतलब ये कंफर्म है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बाकायदा कोई बार्गेन कर रहे हैं? ये नहीं मालूम कि आगे से रिस्पॉन्स, लेकिन हुकूमत का ये कंफर्म है कि हुकूमत की तरफ से एफर्ट चल रही है कि बातचीत करने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्टली। अब उसमें आगे जवाब अगर हो चुका होता तो ये सारी चीज़ें जो है वो रुक जाती। ये देखें एक्ट, फिर काजी साहब भी अपना बीच में वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसा, उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह को तो इंटरनल भी क्राइसिस का सामना है, एक्सटर्नल भी मतलब चैलेंजेस का सामना है, इंटरनल भी। इंटरनल जो 13 सितंबर को मीटिंग बुलाई गई है और जुडिशल कमीशन की जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, उसके रूल्स में अमेंडमेंट, और साथ ही वो 5 हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कहते हैं जो असामियां खाली हैं वो नाम ढूंढें, और वो भी साथ ही वो तकरीबन 40 से 50 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी फिर अगर उससे सुप्रीम कोर्ट में अगर ये एक्ट हो जाता है तो 6 ये भी।
तो ये बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसा अपनी अब रिटायरमेंट से 1 महीना पहले जो है वो उनका होगा। तो आखिरी सवाल क्विकली, मैं आखिरी से मुराद ये है कि अब इसका अगला मरहला इस जंग का क्या हो सकता है कि अगर जजों की तादाद बढ़ जाती है, फुल कोर्ट जो है 23 या 25 जजों की बन जाती है, तो क्या हुकूमत का अगला मूव आईनी तरमीम भी हो सकती है? चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे देंगे, दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट की 25 जजों की फुल कोर्ट के सामने आएगी, एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा कि क्या 25 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस काजी फैसा चीफ जस्टिस रह सकते हैं, या फिर 25 अक्टूबर से पहले ही आईनी तरमीम का मामला भी 25 जजों की फुल कोर्ट जो है वो तय कर देखें। अगर मंसूर अली शाह साहब ने भी निज़ाम में ये सब हुकूमत को बहुत ज़्यादा थ्रेट फील हुआ, अभी उनको एडवांटेज ये है कि इनको उन जजेस में जैसे मंसूर को नहीं गिना जाता है जो प्रो पीटीआई या बंदियाल कैंप या साकिब निसार कैंप, ये उनको एडवांटेज है, जिसकी वजह से अगर ये नहीं होगा तो यही बात है, कंट्रोवर्शियल किस्म की भी अमेंडमेंट आ सकती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। जब 25 जज होंगे तो मेजॉरिटी जो है वो इंडोर्स कर देंगे। मार्शल लॉ को भी इंडोर्स सुप्रीम कोर्ट करती है, इसका बेस्ट तो फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट से इंडोर्समेंट मिल जाएगी। बात है, जब कोर्ट पैकिंग होगी तो फिर जजेस वही आएंगे जो हुकूमत चाहेगी, क्योंकि जुडिशल कमीशन में लेकिन अक्सरियत। मैं हैरान हूं कि जस्टिस काजी फैसा, क्या उनका रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है? क्या वो अपने इदारे को मजबूत नहीं करना चाह रहे हैं? ठीक है, इस पे बात कर रहे हैं। एजाज सैयद, हुकूमत आपके ख्याल में किस हद तक जाएगी, और क्या ये तफसीली फैसला जो मखसूस नशिस्तों पे आना है हुकूमत के लिए यही एक बायस तशवीश है या खदशात की वजह है? मेरे ख्याल में मतीउल्लाह, जो आपने बात की ना कि ये तफसीली फैसला ही खतरा है, मैं बड़े अदब से इससे इख्तिलाफ करूंगा। जो असल मामला है वो है फ्यूचर के चीफ जस्टिस के हुकूमत के साथ और पावर्स दैट बी जो पाकिस्तान में है उनके साथ रिलेशनशिप क्या होगी। इस फैसले ने एक बात को रिफ्लेक्ट किया है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, जो अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट जज हैं और वो जो पावर्स दैट भी हैं या हुकूमत जो है उसकी सुनते नहीं है। अब मुझे मेरे जाती इल्म में 2 बातें आई हैं, 2 मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए, 2 मुख्तलिफ जराए के जरिए, कि बाज़ ताकतवर लोग मिलना चाहते थे जो चीफ जस्टिस हैं इनसे, जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह से, तो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हुए होंगे। कम से कम 2 का तो मुझे आइडिया है कि उनके करीबी जो ताल्लुक वाले थे 2, और उनसे राब्ता किया गया था। एक ने रिफ्यूज कर दिया कि वो कोई मीटिंग नहीं करवा सकते, और एक को शायद ग्रीन सिग्नल नहीं मिला जो मंसूर अली शाह साहब है कि वो किसी से कोई मुलाकात उनकी कराएं। तो मेरा ये ख्याल है कि चीजें जो है वो ज्यादा बैकवर्ड हो रही हैं। जो सामने नजर आ रहा है ये मेरे ख्याल में पूरी पिक्चर नहीं। अच्छा, वैसे तो जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होता है और जो लॉ मिनिस्टर होता है बतौर एक वकील, उनकी रसाई तो सुप्रीम कोर्ट के हर जज तक होती है। ये और बात है कि जो लॉयर्स नहीं होते, हुकूमत के वज़रा या हुकूमत के नुमाइंदे, उनके साथ मुलाकात का कोई वैसे जवाज़ भी नहीं बनता और वो इतनी मुमकिन नहीं होती। तो अटॉर्नी जनरल तो 24 आवर्स नोटिस पे होते हैं, वो किसी वक्त भी चीफ जस्टिस के चैम्बर में जा सकते हैं। तो आप नहीं समझते कि अगर कोई पैगाम रसानी हो भी रही है, अगर कोई हो रही है, तो वो बड़ी आसानी से अटॉर्नी जनरल के जरिए भी हो सकती है? मधु भाई, आप तो इस तरह से सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह तमाम अमूर जो है हुकूमत के वो अटॉर्नी जनरल ही चलाते हैं कानूनी। ये तो एक ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल की अपनी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन बहुत सारे और लोग भी हैं और ताकतवर एलिमेंट्स भी हैं जो कि हुकूमत के मामला चला रहे हैं। ठीक है, माजिद निज़ामी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक टेंशन है, क्या इसकी वजह मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक आने वाला तफसीली फ़ैसला है, या फिर नए चीफ जस्टिस के साथ मामलात का बज़ाहिर तय ना होना है? और इस सारी कशीदगी के अंदर पब्लिक क्या सोच रही है कि कौन सही है और कौन गलत है? पब्लिक की जनरली क्या राय है आपके नज़दीक? जी, बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला मजीद पेचीदगी की तरफ इसलिए जाएगा कि हुकूमत को इस वक्त और रियासत को सुप्रीम कोर्ट में न्यूट्रल जजेस की जरूरत नहीं है। उन्हें कुछ ऐसे जजेस चाहिए कि जो
अदलिया के इदारे के अंदर भी हुकूमत और रियासत के मफादात का ख्याल रखें। इसकी वजह यह है कि अब तक होने वाले तमाम हालात वाक़यात में अदलिया के हवाले से एक अदम इत्मीनान पाया जाता है कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से उस तरह से सख्ती नहीं बरतते जिस तरह रियासत के दूसरे इदारे बरत रहे हैं। ये पब्लिक परसेप्शन है या हुकूमत की परसेप्शन है? जी, हुकूमत की परसेप्शन है, और इसी परसेप्शन को लेकर जो एक मंजरनामा बनाया जा रहा है वो ये है कि शायद आने वाले जजेस या आने वाली जो अदलिया की टीम है वो मौजूदा अदलिया की टीम की तरह एक्ट ना करे और उससे हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। तो इस मफरूजे की बुनियाद पर या इसको कुछ ना कुछ हकीकत भी समझा जा सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो थ्योरी है वो इसी पर रिलाई कर रहे हैं कि अदलिया की नई टीम के साथ जब मामला होंगे तो वो खासे बेहतर होंगे और तहरीक इंसाफ किसी बेहतर पोजीशन में होगी। तो इस सारे मंजरनामे को तब्दील करने के लिए हुकूमत की जानिब से ये सारी कोशिशें की जा रही हैं और आने वाले दिनों में इसके अंदर मजीद कशीदगी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक की जो ख्याल है उसमें नहीं कि अदलिया के इदारे की जानिब से कोई ऐसी चीजें तय की जाएंगी या हुकूमत के साथ कुछ पैचअप हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे मामलात जिस तरह हम पहले देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की नई टीम के साथ बड़ा गौर फिक्र किया जाता है, देखा जाता है कौन लोग होंगे, कहां से आए हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनकी पॉलिसीज क्या होगी। तो आपको क्या लगता है ये मामला सिर्फ पीटीआई की वजह से इस तरफ मामला जा रहे हैं कि जजेस जो हैं वो अभी बज़ाहिर हुकूमत की नज़र में पीटीआई के हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं, या ये मामला इससे आगे का है और उससे आगे के मामलात ये हैं कि फुल कोर्ट में जो अक्सरियत हैं जजों की मौजूदा वो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से मनफी राय रखती है और उसमें जो मज़ीद जजेस आएंगे 24 या 25 हो जाएंगे तो उसमें कोई बैलेंस टिल्ट हो सकता है। और दूसरी तरफ आने वाले वक्तों में क्या हुकूमत कोई आइनी तरमीम भी करने जा रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को महदूद किया जा सकता है और मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत ओहदे में तोसी की जा सकती है? ये आइनी तरमीम का कितना इम्कान आपको लग रहा है और क्या हुकूमत ये कर पाएगी? ये सारे मामलात मुझे बिल्कुल मुंसलिक नजर आते हैं और हम किसी एक चीज को खा वो तफसीली फैसला हो खा वो जजेस की तादाद हो हम उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। उसकी वजह यह है कि माजी में पाकिस्तान में ये तरीक़ेकार रहा है कि मुक़तदरा और अदलिया सेम पेज पर होते थे और उन्होंने किसी सियासतदान या किसी और इदारे पर कोई तनकीद करनी होती थी या उनके खिलाफ फैसले करने होते थे तो उनका एक ग्रुपिंग उसमें हमारे सामने मौजूद रहती थी। लेकिन पहली मर्तबा ये ट्रायंगल बन गई है और जिसकी वजह से रियासत को मुश्किलात का सामना हो रहा है और इसीलिए यह सारा बंदोबस्त किया जा रहा है कि ट्रायंगल के अंदर अदलिया का इदारा कम से कम अलाइन हो जाए। अगर अलाइन नहीं हो सकता तो उसके इख्तियारात में कमी की जाए। तो इसलिए आईनी तरमीम हो या मजीद कोई प्लानिंग हो, ये अदलिया के रवैये को देखते हुए मेरा ख्याल तय होगा कि उस हवाले से हुकूमत ने कितनी ज़्यादा कार्रवाई करनी है। ठीक, मैं हसनात आपके पास आने से पहले मुख्तसर एजाज अगर आप ये बता सकें क्या हुकूमत अभी भी 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में हासिल करने के लिए कोई हाथ पांव मार रही है? मेरे ख्याल में अगर आप हुकूमत के हाथ पांव की बात करें तो बिल्कुल वो मार रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगेन ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी मामलात ऐसे हैं कि हुकूमत को और जो इदारे हैं हुकूमत से मुंसलिक उनको पता है इस बात का कि जो भी मूव हुकूमत लेगी अल्टीमेटली उसने अदलिया के पास जाना है, क्योंकि कोई ना कोई उसे रिट की सूरत में आला अदलिया के पास ले जाएगा और वहां से फिर ऐसा फैसला आने की तो की जा सकती है जो शायद हुकूमत के लिए इतना अच्छा ना हो। और शायद हुकूमत के लिए अच्छा हो क्योंकि अगर 25 जजेस की फुल कोर्ट बनेगी तो ऑब्वियसली वो वाली अक्सरियत तो नहीं होगी जो मंसूर अली शाह चाह रहे हैं। क्या पता वो जाहिर है, लेकिन ये तो बात की बात है ना, जब हो जाएगा। सही, अभी तो ये बहुत दूर की बात है ना, मैं तो एज पर टुडे की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। हसनात क्या लगता है कि लेट्स से
कि हुकूमत आइनी तरमीम की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए जो 2/3 अक्सरियत है उसके लिए वो लोगों को तोड़ती है। और तकनीकी एतबार से अभी भी PTI के 40 लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हैं बकौल इलेक्शन कमीशन के, अगर उनमें से कुछ लोग टूटते हैं या उन 40 के तनासब की जो माले गनीमत मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद को नोटिफाई कर देती है इलेक्शन कमीशन, तो फिर ऐसी सूरत हाल में अगर 2/3 अक्सरियत लेके आइनी तरमीम हो जाती है तो ये तनाज़ा तो फिर 25 जजों की फुल कोर्ट के सामने जाएगा ना। तो वहाँ पे फिर क्या अगर ऐसी आइनी तरमीम भी हो जाए और ये तनाज़ा 25 जजों की फुल कोर्ट में चला जाए? देखें 25 जज भी तो एक दिन में नहीं ना अपॉइंट होंगे, वो भी बड़ा लंबा एक प्रोसेस है। फिर चलें 20 दिन 25 अक्टूबर से पहले तो हो जाएंगे। लेकिन देखें अब जस्टिस काजी फैसल ने अभी कहना शुरू कर दिया है, आज जो उनके जो जुडिशल कमीशन के रूल्स में अमेंडमेंट के बगैर ये लग रहा है कि उनको भी समझ आ गई और हुकूमत भी एक पेज पे नहीं है कि काजी साहब को एक्सटेंशन दीजिए, क्योंकि एक तबका हुकूमत का समझता है कि नहीं बस काजी साहब से जो काम होना था या हो गया बस अब आगे चला जाए। 3 साल दे के भी काजी साहब पे भी मसला ये है कि उन PTI के मामले में वो और जो है वो रियासती जो हमारे दूसरे इदारे हैं वो एक पेज पे हैं, लेकिन अदरवाइज काजी साहब मसला कर सकते हैं। तो 3 साल तो वो कभी भी नहीं देंगे काजी साहब को। तो मेरा ख्याल है कि जो एजाज साहब बात कर रहे थे वो ये है कि कोशिश हुकूमत की पूरी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम की थोड़ी बहुत को गारंटी दे दें और ताकि निज़ाम चले, उसको ख़तरा ना हो। अब जस्टिस मंसूर अली शाह पे डिपेंड है कि वो इस मामले को, क्योंकि उनके सामने एक साकिब निसार का मॉडल था जिसमें नून लीग को निकाला गया, PTI को लाया गया, एक मॉडल और था जिसमें PTI को टफ टाइम और बड़े तरीके से उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। तो अब एजेंडा ड्रिवन वो चीफ जस्टिस बनेंगे या वो इंडिपेंडेंटली करेंगे, तो ये असल चीज अब सारी बाल है जस्टिस मंसूर अली शाह के कोर्ट। मुहज़्ज़ब मुआशरों में, जमहूरी मुआशरों में निज़ाम की गारंटी आज़ाद अदलिया देती है, आज़ाद मीडिया देते हैं, बाख्तियार पार्लियामेंट देती है। ये निज़ाम की, और निज़ाम ये नहीं है कि एक पार्टी हुकूमत में रहे, निज़ाम ये है कि जमहूरियत का तसलसल रहे, चाहे एक पार्टी है चाहे दूसरी, असल निज़ाम ये है। लेकिन जिन्होंने खुद साख्ता अपनी पसंद का एक निज़ाम बनाया हुआ है वो समझते हैं कि मैं निज़ाम हूँ, तो फिर ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे कि अदलिया भी उनके ऐसे ही गारंटर बने जैसा कि वो खुद निज़ाम है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। चंद और अहम सवालात अदलिया और पार्लियामेंट के बीच आने वाले दिनों में मुमकिन मुहाज़राई के हवाले से। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। तो माजिद निज़ामी साहब, आपके ख्याल में आइंदा चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा या होना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल 2 सूरतें हैं जिस तरह आपके सवाल में वाज़ेह, एक तो अमली सूरत हाल है और एक असूली सूरत हाल है। तो बाय प्रिंसिपल तो इसको कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में कई ऐसे मामलात हैं जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमने देखा कि जस्टिस काजी फयाज ईसा का जो नोटिफिकेशन है वो कितनी देर पहले हो गया, और अभी चूंकि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा इसीलिए सरगोशियों में, चहमगोइयों में इजाफा होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारा मामला बिल्कुल डिले किया जाएगा ताकि किसी बेहतर नतीजे तक पहुंचा जाए, कोई हिकमत अमली बनाई जाए, चेक के ऊपर जितने भी प्यादे मौजूद हैं उनकी रीअलाइनमेंट की जाए, और अगर कोई मंजर बनता है फिर ही ये नोटिफिकेशन होगा, अगर नहीं बनता तो फिर उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर कई ऐसी कार्रवाइयां होंगी, बिल्स आएंगे, तरामीम होंगी, एक्ट्स बनेंगे कि जिससे इस सारी चीज को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए अभी तक की सूरत हाल पे तो ये मामला इतना साफ और सादा नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की मुश्किलात को जब हम सामने रखते हैं तो फिर ऐसे नहीं लगता कि वो कोई असूली मौक़िफ़ अपनाते हुए बड़ी आसानी से और सादगी से नोटिफिकेशन इशू करेंगे। ठीक, एजाज सईद साहब, आपको क्या लग रहा है कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा या उसके बीच कोई रुकावटें हायल हैं? मेरे ख्याल में रुकावटें हायल हैं और गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह इस बात पर इत्मीनान हासिल करना चाहती है कि नए जो चीफ जस्टिस हैं वो कोई ऐसा इकदाम ना करें अपना ओहदा संभालने के बाद कि, और ऐसे फैसले ना लें कम अज कम जो मौजूदा जो सिस्टम है उसको ही चोक कर दें। तो मेरे ख्याल में जब हुकूमत को मौजूदा सिस्टम से मुराद जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये सिस्टम है।
मेरे ख्याल में अगर आप शहबाज शरीफ की हुकूमत को मौजूदा सिस्टम समझते हैं तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इस पूरे सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, वो कल पुर्जा कह लीजिए, बिल्कुल। तो ये तो एक पूरा सिस्टम है जिसमें शहबाज शरीफ साहब इस सिस्टम के चेहरे के तौर पे सामने है, असल में इंजन कहीं और है। ठीक है, तो आप भी ये समझते हैं कि मुश्किलात ज़रूर हायल हैं। वैसे ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है हसनात मलिक साहब कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के साथ बैठ के उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाले मामले में कानून के न होते हुए भी 6 महीने का वक्त दिया था कि उनकी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन पार्लियामेंट की कानून साजी से मशरूत करते हुए, और आज जस्टिस मंसूर अली शाह अपने नोटिफिकेशन के मुंतज़िर हैं और जो आइन के मुताबिक होना है, और अभी तक नोटिफिकेशन उनका नहीं आ रहा, और एजाज कह रहे अभी भी रुकावट है। तो ये वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हाट कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वो 6 महीने का जो टाइम जनरल बाजवा को दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने हाथ से लिखी जजमेंट में, तो आज अपना उनके नोटिफिकेशन जो है वो भी डिले का शिकार हो रहा है। मैं इसमें कोई लिंक नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन एक किस्म का जिसको कहते हैं ना इत्तेफाक है या कोइंसिडेंस कह लें इसको। मसला नोटिफिकेशन अभी बड़ा टाइम है, लेकिन मसला ये था कि जस्टिस काजी फैसले का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले हो गया। फिर जो मूव चल रही है 12 जुलाई के बाद वो ऐसी हैं कि हर तरह से एक जो वो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, बिल्स आ रहे हैं कुछ, फिर इंटरनली जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चली। तो अभी ये देखना है कि एक बात लग रही है कि मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो जैसे मंसूर अली शाह के साथ हुकूमत को भी मौजूदा इवन हाई कोर्ट में अगर 25 ना हो गए जी नहीं 25 भी देखें वो हाई कोर्ट के मिला गए। हाँ, अब उसमें मसला ये है कि हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग जैसे मंसूर अली शाह के बड़े करीबी हैं, तो मुनासिब नहीं है कि उनको यहाँ डिस्क्लोज करें, तो वो भी वहाँ उनके लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मिडिल वे रास्ता निकल ही जाए। आप मिडिल वे कह रहे हैं, क्या रास्ता आइन और कानून के मुताबिक नहीं होना चाहिए? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह को मिडिल वे ढूंढना चाहिए? अब मसला ये है कि जिस तरह है कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन टेकअप होगी रिगिंग वाली और मामला हो जाएगा वो अब ये हर एक को पता है कि 184(3) में रिगिंग पूरा इलेक्शन कैसे आप कलअदम करेंगे, वो 200 आर्टिकल 225 हाँ असल मसला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मेंबरान की जो तैनाती का मसला है, और उसमें जो जस्टिस मलिक शहजाद ने 6 जज नॉमिनेट कर दिए, 2 तो पहले थे ना, 6 जो की, उन 6 पे मसला आ रहा है कि उनमें वो अगर मौजूद हुई है तो क्या होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन पे बहुत ज्यादा इस वक्त है कि जी उनकी मुश्किलात हैं, वो जुडिशरी अपने आप को और PTI के हवाले से ये कंप्रोमाइज नहीं करती कि हम सिविल लिबर्टीज में हम कोई स्पेयर नहीं करेंगे, क्योंकि माजरत के साथ काजी साहब ने जिस तरह 1 साल चलाई अपना टिनोर, उसमें उन्होंने सिविल लिबर्टीज को बिल्कुल इग्नोर किया। और मुल्क में जो आपने देखा, अब ये बताएं कि अब जो जजेस की तादाद अगर बढ़ाई जा रही है तो कौन से जजेस तैनात किए जाएंगे? हाई कोर्ट में 40 से ज़ायद असामियां हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अब जब आ जाएंगे तो किस किस्म के जजेस, क्या क्राइटेरिया होगा आपके नजदीक, और कौन इसमें असरअंदाज होगा इन इतनी बड़ी तादाद में अगर ये असामियां पुर की जाती हैं 25 अक्टूबर से पहले? अल्टीमेट क्योंकि मेजॉरिटी जजेस जैसे मैंने बताया जैसे मंसूर के साथ हैं, लाहौर हर हाई कोर्ट जुडिशल कमिशन में कौन है अक्सरियत में? जुडिशल कमिशन में भी जिन्होंने जजेस लगाए हैं 40 से ज्यादा, जो 13 सितंबर को जो मीटिंग बुलाई जा रही है वो बड़ा एक है मामला। उसमें जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है सीनियर पुनी है, 10 लोग तो वो होंगे, हर हाई कोर्ट के 5 हाई कोर्ट हैं तो, और इसके अलावा वहाँ के प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर होंगे, बार के मेंबर होंगे। काई साहब को बार से सपोर्ट, क्योंकि बार का उन्होंने जिक्र भी किया आज, मेजॉरिटी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब अगर कुछ आवाजें उठ गई कि भाई काई साहब जान दो, अब ये अगले चीफ जस्टिस आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें पोस्टपोन हो सकती हैं, क्योंकि ये अब काई साहब पे भी बात हो रही है कि अगर नासुल मुल्क ने अपनी अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट से 2-3 महीने पहले कोई अपॉइंटमेंट रोक दी थी कि जी अगले फ्यूचर चीफ जस्टिस का हक है, एक चीफ जस्टिस जिसने 3 साल के लिए आना है, आप कोर्ट पैकिंग कर, लेकिन देखे ना सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आप अपॉइंट होने, आप कह रहे हैं 6 मजीद आ रहे हैं, तो वो 6 अगर ये एक्ट बनता है चैलेंज भी हो सकता है, वही ना, अगर ऐसा होता है एक्ट बन जाता है तो 9 जजेस में तो 5 की अक्सरियत तो है चीफ जस्टिस काजी फैसला के पास।
देखिए 5 वो तो अपनी मर्जी के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे हाई कोर्ट। मेरा ख्याल है कि दिन ब दिन जो हालात बन रहे हैं, एक एक दिन पे उनकी कमी आएगी, उनकी मेजॉरिटी उनको और हुकूमत भी उनका साथ ऐसा ऐसा छोड़ेगी। मसला ये आ रहा है कि फिलहाल काई साहब को भी इस चीज़ का इदराक करना चाहिए, कहीं उनके कंधा इस्तेमाल करके मंसूर अली शाह साहब पे बार्गेनिंग पोजीशन ज़्यादा बेहतर की जा रही है। ज़रा उनको भी अपना ये देखना चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हों और उन लोगों के साथ खड़े हों जो आपके साथ खड़े। कुछ कंधे इस्तेमाल होते हैं जी, और कुछ कंधे इस्तेमाल करते हैं जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब आने वाले वक्तों में ही ये मालूम होगा कि कौन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, और फिर जो वकला तंजीमें हैं वो किस साइड पे खड़ी हैं। यकीनन इतनी बड़ी तादाद में जब हाई कोर्टों में जजों की तैनाती के लिए बाकायदा अमल शुरू किया जाएगा तो बहुत सारे वकला तंजीमों के ओहदेदार उम्मीदवार होंगे इन आइनी ओहदों के लिए, और फिर ये देखा जाएगा कि वो आइन के किस साइड पे खड़े हैं, या वो खुद जज बनने के लिए हर किस्म के असूल की कुर्बानी देंगे या फिर जज के ओहदे को इनकार करके वो असूल के साथ और आइन के साथ खड़े होंगे। और यकीनी तौर पे आने वाला वक्त एक बड़ा ही मुश्किल वक्त होगा, एक इम्तहान होगा, न सिर्फ वकला के लिए, वकला की तंजीमों के लिए, बल्कि सिविल सोसाइटी, मीडिया, सियासी जमातों और सियासतदानों के लिए भी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब बात करेंगे हम मुआशी मुआज के ऊपर भी जो हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है। ताजरों की एक भरपूर और मुकम्मल हड़ताल हुई है पूरे पाकिस्तान में, आखिर वो चाहते क्या हैं। हमें ज्वाइन करेंगे ताजरों के नुमाइंदा और सैयद मेहताब हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट। वेलकम बैक। हुकूमत को सियासी और कानूनी महाज के ऊपर जिस मज़ाहमत का सामना है, उसके बाद अब मुआशी महाज के ऊपर भी हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। हाल ही में ताजरों पर टैक्स नाफिज करने के ऐलान के बाद आज पूरे मुल्क में भरपूर अंदाज से ताजरों ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की है, और जो हुकूमत की तरफ से टैक्स पॉलिसी का नया ऐलान किया गया है जो बाइस तशवीश है ताजरों के लिए, उसके मुताबिक हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में टैक्स वसूली का हदफ 13 खरब रुपए रखा था। हुकूमत ने ताजर दो स्कीम के ज़रिए 31 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। ताहाल सिर्फ 3 लाख ताजर रजिस्टर्ड हैं। FBI की जानब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 42 शहरों के 25,989 बाज़ारों का एडवांस टैक्स रेट मुकर्रर कर दिया गया है। पूरे मुल्क में छोटे और बड़े दुकानदारों से माहाना 100 रुपये से ज़ायद 60,000 रुपये तक फिक्स्ड एडवांस टैक्स वसूल किया जाएगा। आज ताजरों के नुमाइंदे सदर आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन अजमल बलोच ने भी मीडिया से गुफ्तगू में आज की हड़ताल के हवाले से कुछ बात की। तो ये जो आज हड़ताल है ये मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ ताजर बरादरी का अदम एतमाद है। इस वक्त 1.25 करोड़ ताजर मुल्क में दुकानें बंद करके बैठा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई हमें कह देने वाली बात नहीं है। ये देख रहे हैं लोग, पूरा मीडिया देख रहा है कि पाकिस्तान में क्या हालत है। तो हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पे, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इनको छोड़ देना चाहिए हुकूमत को। देखें क्यों बैठे हैं भाई, अगर आपसे हो नहीं रहा है आप सीधा सीधा सच बोलें कौम के साथ कि हमारे पास कुछ नहीं। इसी हवाले से हमें सहाफ़ी प्रोग्राम के इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सैयद मेहताब हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माली मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है अतीक मीर ने जो चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। अतीक मीर साहब, पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे, एक सवाल ये उठता है कि जब पूरे मुल्क में जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो टैक्स देते हैं और बड़े हैवी टैक्सेस दे रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग टैक्स नहीं दे रहे, तो ये 100 रुपये से 60,000 रुपये के बीच अगर ताजरों के ऊपर टैक्स लागू कर भी दिया गया है तो इसमें क्या आपका इख्तलाफ रेट पे है या आप रजिस्टर ही नहीं होना चाहते, रडार पे ही नहीं आना चाहते? आपका मसला क्या है? मुतल साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ताजिर जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अगर उन्हें हम अपनी जो फाइलर हैं वो मिना करवाना चाहें तो हर साल मैं खुद फाइलर हूँ, हमारा गवर्नमेंट की तरफ ही जो पेशगी अदा किया गया टैक्स है वो गवर्नमेंट की तरफ निकलता है। ये ताजिरों में कंफ्यूजन है कि फाइलर बनने में शायद कोई पकड़ हो जाए, कहीं कोई स्क्रूटनी के मसाइल आ जाएं, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत ने हाल ही में स्कीम जो पेश की है
ये चूंकि एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स, और वो भी कोई उसका मीज़ान नहीं है। आपने ये कोई बुनियाद नहीं है कि आपने किसी इलाके में 1000 रुपए, किसी में 10,000, किसी इलाके में यानी ये बजाय इसके कि दुकानों के कारोबारी हजम पे लगता, ये इलाकाई तौर पर इन्होंने ये सिस्टम एक ऐसा नाफिज कर दिया कि जैसे 60,000 है तो पूरे इलाके में 60,000 है। अब उसमें रिव्यू में जाने की बात की है कि आप अगर समझते हो कि कारोबारी हजम कम है तो रिव्यू में चले जाएं, लेकिन आप भी समझते हैं कि रिव्यू में जाने के बाद यहाँ कहाँ ताजिर समझता है कि उसको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर 60,000 माहाना एक पूरे इलाके के ताजिरों पे, क्या उसका कारोबार 5,000 का हो, 50,000 का हो, पूरे इलाके में एक ही स्लैब मुकर्रर कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि इस कारोबारी हालात में इतने बड़े हजम का जो टैक्स है वो कामयाब हो सकता है। इसका तरीका कार भी ठीक नहीं है। तो बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जो टैक्स का रेट है, जो टैक्स का रेट मुकर्रर किया गया है वो दुकान और कारोबार के हजम के मुताबिक नहीं है, बल्कि एक फ्लैट रेट सबके लिए, और जो बहुत मुश्किलात से दो चार कर देगा जो गरीब ताजर हैं, छोटे ताजर हैं, उनके। मेहताब हाजर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या ये टैक्स नेट में आने का खौफ है ताजरों में, या वाकई जैसे कि अतीक साहब कह रहे हैं कि ये रेट जो है बड़ा गैर मुनसफाना है और सबके लिए एक जैसा रख दिया गया और छोटे ताजरों के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पर ये छोटे ताजरों के ऊपर ये जो टैक्स की स्कीम है ये कोई पहली दफ़ा की बात नहीं है। ये 90s से मैं देख रहा हूँ, 90s के बाद से लेके आज 2024 में हम बैठे हैं। पाकिस्तान में मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि FBR कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा स्कीम ला चुका है। वो ज़्यादातर फिक्स किस्म की स्कीम्स होती हैं और सारी की सारी स्कीम्स नाकाम हुई हैं। बुनियादी तौर पे देखें, इस मुल्क के अंदर अगर फेयर टैक्सेशन नहीं होगी, आपने अपने इंट्रो में जैसे बताया, सैलरीड क्लास और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं उनके अलावा कोई टैक्स नहीं देता। रिटेलर्स कुछ होंगे, अतीक मीर साहब कह रहे हैं कि वो टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं, वो उनकी तादाद चंद सौ या चंद हज़ार होगी। और पाकिस्तान में अब एक तो ये मसला है कि अभी यही नहीं पता कि वाकई कमर्शियल जो कनेक्शंस हैं वो कितने हैं। जो लास्ट स्कीम थी, मैं उसकी मिसाल आपको दे देता हूँ, वो था कि बिजली के बिलों के ज़रिए आप ये देखें कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो स्कीम भी चंद साल पहले लाई गई, वो भी नाकाम हो गई। क्यों नाकाम हो गई? बुनियादी तौर पर रिटेलर्स टैक्स नेट के अंदर नहीं आना चाहते, रजिस्टर ही नहीं होना चाहते, ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन मसला ये भी है कि इस रियासत को कैसे चलाया जाएगा। क्या सैलरीड क्लास और चंद मैन्युफैक्चरर्स और चंद लोग जो टैक्स नेट के अंदर हैं वही कुर्बानी का बकरा हैं और उन्हीं से ही टैक्स लिया जाएगा, या रियासत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये रिटेलर्स के ऊपर टैक्स, एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स लगा तो अभी आपने देखा कि उन्होंने कितना शोर किया। सबको टैक्स नेट पे आना पड़ेगा, वरना ये रियासत की सर्वाइवल का इशू बन जाएगा, जो कि मैं समझता हूं कि इस टाइम बन रहा है। ये जितने भी मसाइल आपको लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बाकी चीज़ों के ऊपर नज़र आ रहे हैं, उनकी बुनियाद पे अगर देखें तो रेट ऑफ द स्टेट का इशू है। और रेट ऑफ द स्टेट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस पे जितना टैक्स बनता है उससे वसूल किया जाए। चले, तो इसमें कोई ऐसे अल्टरनेटिव कोई तजवीज़ हो सकती थी, इंसेंटिव हो सकता था कि जो ताजर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे या फाइलर बनेंगे तो उनके लिए टैक्स का रेट थोड़ा कुछ डिस्काउंट हो जाता? मैं समझता हूं, देखिए ये डेविल लाइज इन डिटेल्स, इसमें बात की जा सकती है कि जैसे ये कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एक लोकेलिटी को 60,000 रुपया कर दिया, उस पर बातचीत होनी चाहिए। एक दिन पहले भी ताजरों को बुलाया गया, लेकिन जितने ये ताजर हजरात की मेजर तंजीमें हैं उन्होंने उसका बाइकाट किया था। देखिए, मैं FBR का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है कि मैं हुकूमत को कहूँ कि ये ठीक कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मैं तो एक उसूल की बात कर रहा हूँ, और उसूल की बात ये है कि चाहे वो रिटेलर्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हों, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, सबको टैक्स नेट में आना पड़ेगा। रेट्स के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। अच्छा, कराची के जो ताजर हैं, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ से अंदाजन कितना टैक्स कलेक्ट होता रहा है, और अब जो ये टैक्स नाफिज किया गया है तो सबसे बड़े पाकिस्तान के कारोबारी या बिजनेस कैपिटल से कितना टैक्स जो है कलेक्ट होने का इम्कान है? क्या देखिए, बुनियादी तौर पर हम चीज़ों को मिक्स करते हैं और कंफ्यूज करते हैं।
पाकिस्तान का पोर्ट सिटी है कराची, तो जहाँ से चीज़ें इंपोर्ट होके आती हैं ज़रूरी नहीं कि वो कंज्यूम भी वहीं पे हो रही हों। अगर पोर्ट से वो क्लियर हो रही है तो वो पाकिस्तान के बाकी सूबों में जाके उनकी कंजम्पशन हो रही है, इसलिए इसको बाइफरकेट करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन मेजर ऑफ कोर्स चूँकि पोर्ट सिटी भी है और वहाँ पे उनकी जो टैक्सेशन का है, आप अगर FBR को देखें तो 3 जगहों से मेजर टैक्स जो है वो जमा हो रहा है। उसमें लार्ज टैक्स पेयर यूनिट कराची है, लाहौर है और इस्लामाबाद है। लेकिन बुनियादी तौर पे हमें यह भी देखने की जरूरत है ना कि इंपोर्ट की क्लियरेंस के बाद वो उसको कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है, वहां पे भी बात होनी चाहिए। तो इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि टैक्स का निज़ाम फेयर हो और इक्विटेबल हो। अतीक मीर साहब, कराची से कितना टैक्स जो है कलेक्ट किया गया पिछले माली साल के दौरान, और अब भी कहा जा रहा है कि 31 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाना है और महज 3 लाख ताजर जो हैं वो फाइलर्स हैं, टैक्स नेट में आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है? आप लोगों को खुद कुछ एहसास नहीं है कि कहाँ 31 लाख ताजर और कहाँ सिर्फ 3 लाख टैक्स फाइलर हैं या टैक्स नेट में हैं? माजी में असल में कुछ इस तरह के इकदाम हुए जिनसे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे फाइलर नॉन फाइलर हो गए, और जो नॉन फाइलर थे वो भी नेट में नहीं आए। इसके लिए एतमाद की फिजा बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और उसकी वजह ये बार बार की जो मुख्तलिफ टैक्स पॉलिसी स्कीम्स आई उनकी नाकामी, जिसका से ताजरों ही को जिम्मेदार करार दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। हमने जब भी कहा कि आप कोई अगर ऐसी पॉलिसी लाते हैं जो कदरे ताजरों में कबूलियत, जिसकी कदरे कबूलियत हासिल करती है, मसलन तो आपका चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। साहब आप बता दें क्या पॉलिसी होनी चाहिए थी, कितना टैक्स होना चाहिए था, क्या फार्मूला होना चाहिए था, आपके ज़हन में क्या तजवीज़ है? देखिए, जब कोई टैक्स सिस्टम खराब हो जाता है, लोग टैक्स कल्चर से बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद एक मुकालमा होना चाहिए कि ऐसा तरीकाकार कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइलर बनाया जाए, मसलन जिसकी कोशिश नहीं की गई। आपके ज़हन में क्या तजवीज़ है ज्यादा से ज्यादा ताजरों को टैक्स नेट में लाने की? उसमें स्क्रूटनी और ये ऑडिट और ये छापे, इन चीजों को, ये सख्ती को जरा कम करके एक दफा लोगों को फिक्स टैक्स के तहत निजाम में लाने की जरूरत है। मसलन जब वो आ कितना जाएंगे, फिक्स टैक्स होना चाहिए? उसके बाद ये देखा जाए कि जो कैटेगरीज बनाई गई थी, आया उसमें कोई अपने वॉल्यूम से कम टैक्स तो नहीं दे रहा। अब फिर ये बात की जा सकती है उन लोगों से जो टैक्स सिस्टम से बाहर बैठे हैं और या जो अपने हजम से कम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए देखें, अभी मैं समझता हूं कि इसमें कोई 1% भी मुबालगा नहीं है कि लोगों के अंदर एक खौफ है उस सिस्टम का, उस कल्चर का जो इनकम टैक्स या FBR ने मुतारिफ करवाया है। देखिए, मनफी खबरें आती हैं, आपके सामने है कि FBR में किस कदर धांधलियां होती हैं, किस कदर करप्शन है। हम भी यहाँ देख रहे हैं, माजी में मैंने भी देखा है। तो ये वो चीजें तो अपनी जगह चलती रहेंगी, वो मेरा ख्याल इस मुल्क का ये एक पहचान बन गई है। लेकिन ताजरों को नेट पे लाने के लिए पहले एक ऐसा मोतबर उनके एतबार और उनके भरोसा कायम करना होगा। उन्हें ये अंदेशा क्यों हो कि अभी उन्हें ऑडिट पे बुला लिया जाएगा, अभी उनके पास कोई टीम आ जाएगी। और दूसरा ये कि जब कभी वो इनकम टैक्स के सिस्टम में आते हैं लोग, तो उन्हें जिस तरह की सजाएं दी जाती है, जिस तरह की पेनल्टीज और रिश्वतों का जिस तरह से उनसे मुतालबा किया जाता है, ये चीज कतई तौर पर टैक्स कल्चर के पनपने में मैं समझता हूँ कि हाइल है। मैंने अतीक साहब आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था कि ये जो फिक्स टैक्स की आपके ज़हन में तजवीज़ है, ये कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, ये भी इसी तरह जैसा ये आपने देखा, ये ताजिर स्कीम में इन्होंने एक एरिया मुंतखब किया। जैसे कराची में इन्होंने कहा जी सदर का इलाका है, इसकी हर दुकान 60,000 दे, और अगर उसको लगता है कि 60,000 ज्यादा है तो रिव्यू में चला जाए। तो इस तरह का थोड़ी अच्छा, लास्ट ईयर अतीक साहब कराची सदर के इलाके से कितना टैक्स कलेक्ट करके आप लोगों ने जमा कराया?
देखिए ये फिगर तो मैं समझता है FBR बेहतर तौर पे बता सकता है, क्योंकि इसमें मुबालगा आ रही हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि कराची, ये मेहताब हैदर साहब को सुन लेते हैं जी। मेहताब हैदर साहब, कराची, लाहौर, जितनी मेजर मार्केट्स हैं, पीनट्स जमा करवाते हैं। जरा उर्दू में भी बता दें। मतलब है आप ना होने के बराबर। पीनट्स को मैं अब क्या मूंगफली मतलब पीनट्स, मतलब मैं हैरान हूं। देखें इस मुझे ये कह रहे हैं ना, देखें रेट्स पे नेगोशिएट किया जा सकता है। ये बैठे हुकूमत बैठे, कोई इसका वे आउट निकाले। रिट ऑफ द स्टेट का इशू है सर। जब तक रिट ऑफ द स्टेट नहीं होगी, और रियासत रिट ऑफ द स्टेट के बगैर रियासत नहीं होती। मगर क्या रिट ऑफ द स्टेट करप्ट अहलकारों के जरिए एस्टैब्लिश की जा सकती है? इस करप्शन का क्या होगा? और आप ये मानते हैं कि FBR के अंदर जो है करप्शन है? बिल्कुल है। लोग उनके पास नहीं जाना चाहते? बिल्कुल है। ट्रस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो फिर इसमें कसूर सिर्फ ताजरों का या टैक्स फाइलर्स का तो नहीं है ना? सर मुझे ये बताएं, मेरा और आपका टैक्स कटता है, ये नहीं है कि हम कोई फरिश्ते हैं और हमारा तो कट के जो है हमें सैलरी मिल जाती है। अब हम इस बुनियाद पे कैश में सैलरी लेनी शुरू कर दें कि निज़ाम करप्ट है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। आप मुझे बताएं कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूं कि नहीं। मुझसे तो मेरा सवाल होगा ना, मैं अपना फ़र्ज़ ठीक तरीके से अदा करूं, बाकी लोगों को बाद में ब्लेम करूं। अगर मैं अपना फ़र्ज़ ही नहीं अदा कर रहा और एक्सक्यूज़ के तौर पे दूसरों की करप्शन को बहाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? FBR में करप्शन है, लेकिन ये ताजिर भी दूध के धुले हुए नहीं है। असल इशू ये है, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। जी अतीक साहब, प्रॉब्लम तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई। चलिए इसमें ये बात तो तय हुई कि सिर्फ ताजिरों को ही दोष देना ये मुनासिब नहीं है। यही सबब है कि हम एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें कम से कम हमें इन मगरमच्छों से तो निजात मिले, जो एक दफा किसी के गोडाउन पे छापा मारें, किसी की दुकान पे छापा मारें, तो फिर इनकी पूरी दस्तरस में होता है वो ताजिर, और उसके बाद सिवाय रिश्वत देने के, सिवाय इन्हें खुश करने के कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय रिश्वत देने। ये आप कह रहे हैं अतीक साहब, आपने भी दी है, आपने भी दी है कभी? देखें कौन है जो इस मैंने बारल खुदा का फजल है, ऐसा कोई काम ही नहीं किया। और मुझसे पहले जो आप बात कर रहे थे वो मुकम्मल कर लें, कौन है कि जिसने नहीं दी होगी? इस मुल्क में देखें, आप भी इस मुल्क में नहीं, इस मुल्क में नहीं, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में। आप इस मुल्क का मत कहें। इस मुल्क से मुराद पाकिस्तान ही है जी, हमारे पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान का ये कल्चर है, जो आपको ये बताना तो ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, देखें टैक्स हम दे तो रहे हैं, मैं ताजिरों से कहता हूँ फाइलर बन जाएं। फाइलर बनने में कम से कम इतना तो फायदा है कि बहुत सी जगहों पे जैसे हम एडवांस टैक्स देते हैं, विदहोल्डिंग टैक्स है, उसके शरह में फर्क है। इसी तरह हुकूमत को भी चाहिए कि फाइलर्स के लिए खुसूसी कोई ऐसे पैकेज मुतारिफ करवाए कि फाइलर नॉन फाइलर का फर्क सामने आ जाए। बिल्कुल सही है, ये बात तो बड़ी बुनियादी बात है। ये मामला सिर्फ ताजरों का नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम शोबों के टैक्स फाइलर्स की शायद ये डिमांड है कि उनके साथ भी कोई इंसेंटिव्स होने चाहिए फाइलर बनने के। मतलब सब अगर हुकूमत ताजरों से मतलूबा अहदाफ हासिल करने में नाकाम होती है, बाय द वे वो हदफ है कितना जो 31 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने के बाद हासिल होगा, तो फिर IMF के साथ डील क्या खतरे में पड़ सकती है? देखिए इस दफ़ा जो रिटेलर्स की स्कीम है, इसको ताजर दो, एक तो मैं ये हैरान हूँ, ताजर दोस्त स्कीम ये क्या होती है? टैक्स की स्कीम होती है, ये दोस्ती की स्कीम कहाँ से आ गई? एक तो ये, और हुकूमत भी माशाल्लाह ताजरों से इतनी डरी हुई है कि वो ताजर दोस्त स्कीम लेकर ताजर कहते हैं हुए तुम दोस्त जिसके। अब ये एक अलग इशू है जो IMF के साथ एग्री किया हुआ है। ये नाम रखे कि बकरा दोस्त स्कीम लेकर आया हूँ। वो भी ईद का बकरा। अच्छा, IMF के साथ जो एग्री किया हुआ है सर, वो 50 अरब रुपए है। अच्छा, इस साल 50 अरब रुपए इस रिटेलर स्कीम से इन्होंने हासिल करने हैं, और अभी तक पता है आपको कितने पैसे रिकवर हुए हैं? 1 लाख रुपए से कम है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि मैं मतलब है, मैं जो आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये जो सैलरीड क्लास है,
ये जो पाकिस्तान का फॉर्मल सेक्टर है, ये कब तक ये बोझ बर्दाश्त कर सकेगा? आप ये देखें, मुझे ये बात करने दें, देखें आईपीपीज के 2.7 ट्रिलियन की कैपेसिटी रीपेमेंट्स हैं, उनकी इनकम टैक्स की एग्जम्पशन है, फौजियों की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की एग्जम्पशन है, जजेस की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की एग्जम्पशन है। ये निज़ाम कैसे चलेगा? ये निज़ाम नहीं चल सकता। बहरहाल ये निज़ाम मेरे ख्याल में तो पिछले 76 साल से चल रहा है और हमें खतरा यह है कि इसी तरह चलता रहेगा। सर आपको अभी देखें जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये रिट ऑफ द स्टेट के ना होने के हालात हैं, ये इशू है। रिट ऑफ द स्टेट जो है उसके अंदर हमें देखना होगा कि स्टेट को भी फिर रियासत को भी ममता जैसा होना चाहिए। बिल्कुल, और इसलिए कहा गया है दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथों से बिल्कुल ताली बजती है। अब देखते हैं, उम्मीद यही है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो न सिर्फ ये कि रिट ऑफ द स्टेट कायम करेगी, मगर फिर रियासत की तरफ बिहेव भी करेगी और वो एतमाद भी लाएगी रियासती इदारों का अवाम के अंदर, कि जो एतमाद टैक्स वसूली के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।